मैं डॉक्टर कृति रस्तोगी आप सबको भारतीय अर्थव्यवस्था विषय पढ़ाऊंगी। ये विषय पढ़ाने के लिए मैंने 30 टू 40 लेक्चर के लिए अलॉटमेंट किया हुआ है कि मैं आपको ये विषय 30 से 40 लेक्चर में कंप्लीट कराऊंगी। इस विषय को पढ़ाने से पूर्व इसके महत्व के बारे में जानना इम्पोर्टेंट है। यूपीएससी में इस विषय से कितने क्वेश्चन आते हैं, किस किस सेक्शन से क्या क्या बनता है, इसकी एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रीलिम्स में आपको औसतन इस विषय से 20 से 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और ये इन 20 से 25 क्वेश्चन की विशेषता ये रहेगी कि 10 से 12 क्वेश्चन आपको कंसेप्चुअल बेस मिलेंगे और रेस्ट आपको करंट बेस मिलेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको ये इंडियन इकोनॉमी में कंसेप्ट और करंट दोनों पर ही काम करना होगा, अदरवाइज आपको प्रीलिम्स की क्वेश्चन को सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो सकती है। अब बात करते हैं मेंस के सेक्शन की। मेंस में आपको पेपर 3 यानी जीएस के पेपर 3 में ये विषय मिलेगा। इस विषय में आपको लगभग 7 से 8 क्वेश्चन यानी 70 टू 80 मार्क्स के क्वेश्चन आपको इसी विषय से मिलेंगे। अगर आप इसके सिलेबस को स्टडी करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि इस भारतीय अर्थव्यवस्था विषय में परंपरागत टॉपिक्स को भी लिया गया है और करंट के टॉपिक्स को भी लिया गया है। परंपरागत में जैसे योजना को, कृषि को, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, इस तरीके की चीज़ों को लिया गया है। तो नवीन चीज़ों को भी लिया गया है, लाइक सतत विकास के बारे में बात की गई है, एनर्जी सेक्टर है, एविएशन सेक्टर है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग नीति आयोग के बारे में है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप इस विषय को ध्यान से देखेंगे तो मेंस में भी आपको करंट और उस कॉम्बिनेशन, आपको करंट और ट्रेडिशनल दोनों का कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। अब आते हैं इंटरव्यू के बारे में। इंटरव्यू की अगर बात करें तो ये विषय बहुत ट्रेंड में होता है। क्यों? क्योंकि नित्य नई घटनाएं आर्थिक जगत में होती रहती हैं। कभी जीएसटी की बात होती है, कभी डिमोनेटाइजेशन की बात होती है, एग्रीकल्चर में नई तकनीकें की बात होती है, एमएसएमईज के बारे में बात होती है, कभी बैंकों के विलय की, एनपीए की बात होती है। तो इस वजह से ये विषय बहुत डाइवर्सिटी वाला भी है और एक यूपीएससी के कैंडिडेट से ये उम्मीद की जाती है कि वो आर्थिक जगत का अच्छा जानकार इसलिए हो, आर्थिक समझ उसकी इतनी अच्छी हो कि ताकि वो जब प्रशासन में आए तो वो आर्थिक क्रियाकलापों को सुचारू रूप से समझ सके। क्योंकि आपको बजट की इम्प्लीमेंटेशन पे भी काम करना होता है, तो नीतियां बनानी होती है, तो उसके लिए पैसे की पर्याप्त आवश्यकता होती है। तो आर्थिक समझ को इंटरव्यू में काफ़ी चीज़ें उसके ऊपर प्रश्न आपसे बनते हैं। तो ये तो हो गया इसका रोल। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि मैं इंडियन इकोनॉमी को किस तरीके से आपको पढ़ाऊंगी। मैंने यहाँ पर इंडियन इकोनॉमी को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। यहाँ पर मैंने फर्स्ट पार्ट की अगर बात करें तो फर्स्ट पार्ट में हम आपको फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे। फंडामेंटल कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि ऐसी मूलभूत थॉट्स या ऐसे मूलभूत संकल्पनाएं जिनके बिना आप इकोनॉमी को अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। यानी कि वो कुछ ऐसी मूलभूत शब्दावलियां होती हैं जिनको अगर आप समझते हैं तो ये आपको चैप्टर को पढ़ने, न्यूज़पेपर को समझने, मीडिया के में जो इकोनॉमिकल इवेंट होते हैं या कई अर्थशास्त्री अपनी बातें डिबेट में पार्टिसिपेट करते हैं, सबको समझने में बहुत आपको महत्वपूर्ण मतलब हेल्प मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं कि यहाँ पे हमने फंडामेंटल रखा है। फिर सेकंड पार्ट में हमने यहाँ पर टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट रखा है, यानी यहाँ पर हम इंडियन इकोनॉमी को चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे। यहाँ हमने आपको जितने भी भारतीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण चैप्टर हैं उन सबको यहाँ पर शामिल किया है। लाइक नेशनल इनकम की बात कर लें, इन्फ्लेशन की बात कर लें, मनी एंड बैंकिंग, फॉरेन ट्रेड, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, बजट, टैक्सेशन, प्लानिंग, ये सारे चैप्टर्स जिनसे क्वेश्चन आते हैं वो सारे चैप्टर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें, हमने इंडियन इकोनॉमी के जो थर्ड सेशन रखा है उसमें हमने करंट इकोनॉमिकल इश्यूज रखे हैं और करंट इकोनॉमिकल इश्यूज को भी मैंने 2 पार्ट में बांट के आपको पढ़ाऊंगी, नेशनल इश्यूज और इंटरनेशनल इश्यूज। नेशनल करंट में भी अगर आप देखें तो इसमें सबसे पहला टॉपिक हमने स्कीम्स का लिया हुआ है, यानी जो केंद्र और राज्य सरकारें समय समय पर महत्वपूर्ण आर्थिक सामाजिक योजनाएं बनाती हैं। बजट में कई विशेष योजनाओं की घोषणा की जाती है। ये सारी योजनाएं आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं और आप इकोनॉमिकल करंट को साथ साथ में पढ़ते चलें क्योंकि योजनाएं आपको प्रीलिम्स में, मेंस में और इंटरव्यू में सब में आपको हेल्प करेंगी।
नेक्स्ट है इकोनॉमिकल डेटा की अगर हम बात कर लें, आर्थिक जो आंकड़े हैं उनको भी पढ़ना ज़रूरी है। इकोनॉमिक्स को कंसेप्ट के साथ आंकड़ों से जोड़ के अगर आप पढ़ते हैं तो आपकी चीज़ें और ज़्यादा एक्सप्रेसिव हो जाती है। अब बात यह है कि हम आंकड़ों के बारे में किस तरीके से पढ़ें या आंकड़े कहाँ से पढ़ें। तो आंकड़े पढ़ने के लिए आपके लिए सबसे ऑथेंटिक सोर्स है इंडियन इकोनॉमी में जो सबसे ऑथेंटिक सोर्स है वो है इकोनॉमिक सर्वे, जो भारत सरकार द्वारा बजट के एक दिन पहले प्रस्तुत किया जाता है। उससे ज़्यादा ऑथेंटिक सोर्स इंडियन इकोनॉमी के लिए नहीं है। तो आप सभी विद्यार्थियों को मेरे तरफ से एक हिदायत है या मेरी तरफ से एक सलाह है कि आप इकोनॉमिक सर्वे पढ़ने की आदत अवश्य डालें। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें इंटरनेशनल इश्यूज़ की, तो इंटरनेशनल इश्यूज़ में आपको रिपोर्ट, जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं होती हैं, संगठन होते हैं, वो कई महत्वपूर्ण रिपोर्ट्स आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। उसमें वैश्विक मूल्यांकन होता है, भारत विशेष परिस्थितियों में, विशेष संदर्भ में उसमें बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां लिखी होती हैं। वो आपको प्रीलिम्स और मेंस और इंटरव्यू में आपके तर्कों को बहुत पॉलिश करके सामने रखने की आपकी एक क्षमता को बढ़ाने का काम करती है। फिर यहाँ पर मैंने इंडेक्स की बात की है, जो आप देखते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, ईज डूइंग बिजनेस इंडेक्स है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स है। इस तरीके के कई महत्वपूर्ण जो सूचकांक हैं वो उसको आपको टाइम टू टाइम जो जितने नए नए सूचकांक आते जाते हैं आपको उन सबका कलेक्शन करना चाहिए। इसमें से भी दो तरीके के क्वेश्चन बन जाया करते हैं, जैसे भारत की रैंक, उसके पड़ोसियों की रैंक, श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वालों की रैंक, निम्न प्रदर्शन करने वालों की रैंक। साथ ही साथ में अब ये ट्रेंड कर रहा है कि कौन सा इंस्टीट्यूट इन इंडेक्सेस को जारी करता है, वो भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को भी आप दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ सकते हैं। एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जिसमें भारत उसका सदस्य, लाइक सार्क की बात कर ली जाए, ब्रिक्स की बात कर ली जाए, SCO की बात कर ली जाए, G20 की बात कर ली जाए। ये कुछ महत्वपूर्ण संगठन है जिसमें भारत, बिम्स्टेक की बात कर ली जाए, इन सब में भारत सदस्य के रूप में शामिल है। तो दैट्स वाई आपको इस तरीके के संगठन अवश्य रूप से पढ़ने होंगे। और कुछ ऐसे भी संगठन के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए जिसमें भारत सदस्य नहीं है लेकिन वो अंतर्राष्ट्रीय मंचों में एक अहम भूमिका में रहते हैं, जैसे G7 की बात कर लें, OPEC की बात कर लें, नाटो की बात कर लें, IMF की बात कर लें, WHO की बात कर लें, WTO की बात कर लें। ये कुछ ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसमें लगभग सभी देश शामिल है। तो आपको यहाँ पर संगठनों को भी पढ़ते समय क्लासिफिकेशन करके पढ़ना आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। नेक्स्ट आते हैं, इन्हीं संगठनों की प्रतिवर्ष समिट्स होती हैं। इन सम्मेलन ये कहाँ हो रहे हैं, आने वाले समय में कहाँ होंगे, पिछली बार कहाँ हुए थे, इस तरीके के फैक्चुअल जानकारी के साथ साथ आपको ये भी पढ़ना अति आवश्यक है कि इन संगठनों में किन विषयों पे चर्चा हो रही है, कौन से विषय हैं जो भारत के संदर्भ में इनको प्रस्तुत किया गया है। साथ ही में आपको ये भी देखने की ज़रूरत है कि इन संगठनों में भारत ने किस तरीके से अपना इनिशिएटिव रखा, भारत ने किन मुद्दों पर बात की। तो इस तरीके से आप अगर इंडियन इकोनॉमी को अगर व्यवस्थित ढंग से इस तरीके से क्लासिफिकेशन करके अगर आप पढ़ते हैं तो आपको ये विषय बहुत ही रोचक लगेगा और आपको पढ़ने में किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। तो इस वीडियो में यहीं तक। थैंक यू सो मच।